हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे हिंदी शिक्षण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे लोग परेशान हैं कि उनके सब्जेक्ट की बारी कब आएगी, तो मैं कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं। बाकी यूट्यूब के एक कम्युनिटी पोस्ट को जाके आप देखिएगा। पोस्ट पे जो है आपको सारे प्लेलिस्ट को जो मैं एडिट करते हुए जो है बताते जाऊंगा कौन कौन सी वीडियो आ चुकी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इंग्लिश जिनका भी मेथड पेपर है वीडियो आ चुकी है। मैथ्स जिनका पेपर है जाकर के देख लीजिए, वीडियो आ चुकी है। फिजिकल साइंस का वीडियो आ चुका है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ जो जो आ चुका है। हिस्ट्री का वीडियो बहुत पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था। अभी फिलहाल ये हिंदी का जो है आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट की वीडियो आ चुकी है। जल्द ही आपको जो है सिविक्स की वीडियो देखने को मिलेगी, लाइफ साइंस की वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप नीचे कमेंट करके अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके वापस जा सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। मैं वो वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो जो क्या बोलते हैं उसे, पोस्ट, हाँ, यूट्यूब के पोस्ट पे आपको वो सारी जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए विनोबा भावे के हजारीबाग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। आप वीडियो को 1 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं। मैं कुछ आपको जो है ऐड करके कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर अलग से आपको मिल जाएंगे। सिर्फ हिंदी या फिर आपका मेथड 2 नहीं, बल्कि आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का भी पेपर बचा हुआ है, उसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, मैं क्या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। याद रखिएगा, सजेशन हम लोग जो है 4 अलग अलग तरीके से बनाते हैं। सजेशन में इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हम लोग जो है दिमाग में रख करके आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, विनोबा भावे का जो बीएड सेमेस्टर 2 का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हैं। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाए। और लास्ट में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं और 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो है सजेशन दे रहा हूं। इससे आपको काम जो है, इससे काफी मदद मिलेगी। यहाँ से ईमेल आईडी वगैरह आपको मैंने दिखा दी है। चलिए सीधे सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। समय कम है तो बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करेंगे। पहला सवाल, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण आप करा रहे हो, इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है। भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर देना, ठीक है, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना और व्याकरणीय नियम को कंठस्थ करना। देखिए, जब भी 2-3 वर्ड आपको दिखेगा ना ऑप्शन में, उससे बच के रहिएगा। पहला तो अभ्यास करना, ठीक है, अभ्यास करना कभी भी सही नहीं माना जाता, यानी कि रिपीट करना, ठीक है, देख करके उतारना। ऐसा अगर आपको कहीं दिखे ना कि प्रश्न उत्तर लिखवा देना, ये सब जब भी दिखे तो इन चीजों से बच के आप आगे बढ़ेंगे। कंठस्थ कर लेना, रट लेना, याद कर लेना, इस तरह के वर्ड को जो है कभी भी आप सीटेट में या फिर बीएड में जो है इन वर्ड से दूर भागिएगा। ये सब नेगेटिव वर्ड है, आपको नकारात्मक शब्द हैं, आपको परेशान ये करेंगे। तो हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कभी भी कंठस्थ करने वाली बात तो होगी ही नहीं, ठीक है। भाषा का ज्ञान देकर के आप क्या कर लोगे? बच्चा जब आपसे सवाल जवाब ही नहीं कर पाए और अपनी बात को ही नहीं कह पाए, हम लोग शिक्षार्थी जो बच्चे के ऊपर है ना, उस पे जो है हम लोग जो है लर्नर सेंटर जो है एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। शिक्षार्थी केंद्रित जो है एजुकेशन देने की बात करते हैं, यानी कि बच्चे के ऊपर सारा फोकस है। सिलेबस कैसे बनेगा? बच्चे के अकॉर्डिंग। बच्चे को पढ़ाने का मेथड कैसे बनेगा? बच्चे के ऊपर। बच्चा अगर ठीक से नहीं सीख पा रहा है, दैट मीन्स आपके कमी में, आपके व्यवस्था में गड़बड़ी है, तो बच्चे को आप अपनी बात कहने की बात रखोगे, ऑप्शन 2 आपका सही होगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेथड 1-2 कहीं भी आपको ये काम में आएगा। अगला सवाल, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है? लिखना, पढ़ना, बोलना या सुनना? भाषा दक्षता, ठीक है, भाषा में अगर आप निपुण हो गए हैं, बहुत तेज हो गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? सबसे प्रारंभिक, देखिए दूसरा ऑप्शन है कि प्रारंभिक कौशल क्या है। इंग्लिश में मैं आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आप चीजों को लर्न कर पाएंगे। LSRW सुना होगा इसके बारे में आपने। L फॉर लिसनिंग यानी कि सुनना, फिर S फॉर स्पीकिंग, फिर बोलना, फिर रीड करना, फिर राइट करना। देखिएगा, बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर वो जो है थोड़े में माँ बा का बाबा मामा, फिर वो जो है धीरे धीरे बोलना सीखता है, फिर वो लिखना फिर वो जो है रीड करने सीखता है और बाद में सबसे आखिर में जाकर के वो लिखना सीखता है। तो LSRW के हिसाब से पहला कौशल क्या होगा? बच्चा सुनेगा ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर।
लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है? सबसे पहले लेखन, ठीक है, इस पे ध्यान रखना है, उसका आपको मूल्यांकन करना है। कौन सी विधि? 3 यहाँ पे कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा कि 3 बिंदुओं पे आपको बात करनी है, लेखन पे, मूल्यांकन पे और विधि पे, ठीक है। अब लेखन को मापना है तो आप क्या करेंगे? पाठ्य आधारित प्रश्न के उत्तर लिखवा देना। मैंने अभी आपको मना किया ना कि क्वेश्चन आंसर लिखवा देने से आप बच्चे को तेज नहीं बना रहे हो, बेवकूफ़ी बना रहे हो। सुंदर लेख का अभ्यास करना, मैंने अभी आपको बताया कि अभ्यास नहीं करते हैं, कंठस्थ नहीं करते हैं, अनुसरण भी नहीं करते हैं, बच्चा क्या सीखेगा? अगर वो आपकी परछाई बनकर रह गया तो फिर आपने बच्चे का डेवलपमेंट, विकास ही कुछ नहीं कराया। तो ऑप्शन थर्ड आपका सबसे सही जवाब है, अपने अनुभवों को लिखना। सपोज कर लो कि आप अपने स्टूडेंट को कहते हो, अपने बच्चों को कहते हो, सारे क्लास को कहते हो कि भाई आज जो है आपने सुबह से स्कूल आते समय आपने क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कैसे अनुभव रहे आपके, वो आप बताएं। हो सकता है कि कोई बच्चा बोले कि एक स्टूडेंट आते समय गिर गया साइकिल से तो उसे चोट लग गई, तो वो जो है उसके ऊपर बात लिखेगा। दूसरा हो सकता है कि इसी घटना को अपने नज़रिए से बोले कि करुणा उसके अंदर थोड़ी सी है, तो वो कहेगा कि साइकिल के गिरने के बाद जो है वो रो रहा था, घुटने उसके छिल गए थे और कोई भी उसकी मदद में नहीं आया, उसने खुद से साइकिल उठाई और सब उस पर हंस रहे थे। तो ये बच्चे के अंदर खुद से विकास आएगा। तो अपने अनुभव लिखने के लिए अगर बच्चे को कहोगे, बच्चा ग्रामेटिकल एरर करे यानी कि व्याकरण संबंधी गलतियां करे, कोई बात नहीं है, बच्चे को मोटिवेट करिए कि हाँ आप अच्छा कर सकते हैं, बाकी आप उसके ग्रामेटिकल एरर को समझा दें। लेकिन खुद के एक्सपीरियंस से अगर बच्चा क्वेश्चन आंसर लिखे, लेख लिखे, अनुभव लिखे, तो उसे हमेशा अप्रिशिएट करिए, उसको जो है शाबाशी दीजिए। ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसे हम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है। टीचर पढ़ रहा है, पहला सेंटेंस। बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? टीचर क्या कर रहा है? एक्टिवेट है, यहाँ पर एक्टिव है वो, ठीक है। बट टीचर क्या है? एक्टिव है। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, केवल लिसनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मौन वाचन कर रहे हैं, आदर्श वाचन कर रहे हैं, अनुकरण वाचन कर रहे हैं या समवेत वाचन कर रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आदर्श वाचन हो रहा है। अगर बच्चा ध्यानपूर्वक, देखिए ये जो वर्ड है ना, ये ध्यान सुनिए, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं लिखा होता तो फिर बात बिगड़ जाती। ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इसका मतलब है आदर्श वाचन कर रहे हैं, वो भी एक्टिवेट हैं। यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका हो रहा है, 100% वो क्या कर रहे हैं? टीचर को जो है उनके द्वारा कहे गए बातों को सुन रहे हैं। अगला सवाल, शिक्षक एक एक अंश को लेकर अर्थ बताते हुए रचनाकार के विषय में जानकारी, उसकी भाषा शैली इत्यादि का ज्ञान देता है, यह कौन सी विधि है? देखिए मान लेते हैं कि प्रेमचंद्र के ऊपर, गबन के ऊपर जो है एक कहानी को पढ़ाया गया गबन के बारे में, और गबन के कैरेक्टर के बारे में आपने बताया। अब प्रेमचंद्र के लिखने के शैली के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसकी भाषा शैली के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह कौन सा मेथड है? ठीक है, तो देखिए ये जो है सॉरी, एक्चुअली क्या है ना कि अब मैं रोज जो है 5-6 वीडियो बना रहा हूं और इसके वजह से गला जो है मेरा भर गया है, थोड़ा पानी पी लेता हूं सॉरी। देखिए अब यहां पे टीचर क्या कर रहा है? अलग अलग जानकारी कौन दे रहा है? टीचर दे रहा है ना, टीचर एक्टिवेट है, ठीक है। तो ये क्या है? व्याख्यान विधि है। निगमन विधि जो है, निगमन आगमन विधि गणित में ज़्यादा जो है प्रयोग में लाई जाती है। हालांकि आप इसका उपयोग निगमन आगमन विधि का किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि वगैरह जो है सबसे ज़्यादा जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह में किया जाता है, मैथमेटिक्स में भी किया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में आगमन और निगमन मेथड का अपना ही योगदान है, रोल है। आगे बढ़ेंगे छठे सवाल की ओर। क्या है सवाल? देखिए, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है? केवल व्याकरण सिखाना। देखिए जब भी केवल वाला वर्ड दिखे ना, इससे भी बचिएगा। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश जो है चुनोगे तो उसमें ओनली वर्ड को दूर देखकर ही दूर से नमस्ते कह देना है आपको। कभी भी ओनली वर्ड जो है सही नहीं होता है। अगर मैं कह दूं कि केवल इसी तरीके से बैठा जा सकता है, केवल इसी तरीके से पढ़ा जा सकता है, तो मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूं। आप YouTube के माध्यम से सीख रहे हैं, अपने बीएड के कॉलेज में आपने कुछ सीखा, हो सकता है कि आप अपने पिताजी से सीख सकते हैं, बड़े भाई बहन से सीख सकते हैं, इवन एक छोटे से चींटी से भी सीख सकते हैं। तो केवल वाला वर्ड जो है हमेशा ये डेंजरस है, खतरनाक है, बचिए इससे। अगला है विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना। देखिए ये भी बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। परीक्षा वर्ड जो है बहुत ही खराब वर्ड है। जहां दिखे परीक्षा, टेस्ट ले लेना, ये अच्छी बातें नहीं होती है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका कटेगा, नेगेटिव सेंटेंस है।
केवल पठन करना। देखो केवल नेगेटिव चीजों से हम लोगों ने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करना। भाषा के 4 कौशलों का विकास करना। देखिए भाषा के 4 कौशल मैंने पहले बताया, LSRW, ये सीक्वेंस में है ना, आरोही क्रम में, यानी कि लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, यानी कि पहले सुनना ही तो है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। चलिए 7वें सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, श्रवण कौशल का क्या अर्थ है? श्रवण कौशल यानी कि आप, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गया, नहीं सही है। मातृभाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मातृभाषा शिक्षण, सपोज कर लो आप खोट्ठा बोलने वाले हो, कोई अंगिका बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मगही बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी, कुछ भी बोल रहा है, तो उसकी सबसे अच्छी विधि क्या है कि आप मातृभाषा शिक्षण को पढ़ा सके? देखिए ये होता है डायरेक्ट मेथड। ये क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि, या फिर आप इसे डायरेक्ट मेथड कहेंगे तो आप इसे याद रख पाएंगे। हालांकि इंग्लिश आपको नहीं मिलेगा, प्रत्यक्ष विधि ही आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से बच्चों को एक्सपीरियंस और अलग अलग संदर्भ में जो है बातें समझाई जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये मातृभाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है प्रत्यक्ष। ठीक है, सामने में आप माँ पिताजी के साथ रहते हो तो प्रत्यक्ष तरीके से तो आप चीजों को सीख रहे हो। श्रवण कौशल का क्या अर्थ है? श्रवण कौशल यानी कि LSRW में पहला स्टेप कौन सा है? लिसनिंग। अब देखिए ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, बताओ यहाँ पे बात सुनने की हो रही तो पढ़ने की क्षमता वाली बात कहां से आ गई? बोलने की बात कहां से आ गई? लिखने की बात कहां से आ गई? 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट आप कर दोगे, हटा दोगे, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्रवण कौशल, केवल श्रवण लिखा रहे तो दिक्कत है, श्रवण कौशल यानी कि ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण का वास्तविक उद्देश्य क्या है? व्याकरण का वास्तविक उद्देश्य क्या है? रियल जो है भाषा का सौंदर्य बढ़ाना, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, कठिन नियम याद करना, साहित्य की रचना करना। देखिए आप किसी को कोई लैंग्वेज सिखा रहे हो ना, तो जरूरी नहीं कि वो लिटरेचर ही करने लगे, साहित्य ही लिखने लगे, प्रेमचंद्र बन जाए या फिर रामधारी सिंह दिनकर बन जाए, है ना, या फिर वो रचना करने लगे वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, उसे लिखने की ये जरूरत नहीं है। ठीक है, भाषा का सौंदर्य बढ़ाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। कठिन नियम, देखिए याद करने वाले से तो मैंने आपको बना किया था ना, याद करने वाले सेंटेंस को काटिए। सौंदर्य बढ़ाना ये ठीक ठाक है, ये गलत नहीं है, लेकिन व्याकरण का वास्तविक उद्देश्य क्या है? शुद्ध भाषा का उपयोग करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाषा प्रयोग में रचनात्मक लेखन का क्या महत्व है? रचनात्मक यानी कि जो लेखक की भाषा होती है, जो उपन्यास लिखते हैं, लेख लिखते हैं, राकेश मोहन वगैरह, प्रेमचंद्र वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर, रचनात्मक लेखन उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो भाषा प्रयोग में रचनात्मक लेखन का क्या महत्व है? यह केवल परीक्षा के लिए होता है। देखिए मैंने आपको 2 वर्ड के बारे में बताया, केवल और परीक्षा से बचिए, दोनों ही इसमें है, सत्यानाश हो गया इस ऑप्शन का। यह केवल निबंध लिखने से जुड़ा है, केवल ने इसको भी चौपट कर दिया। यह रचनात्मकता को नष्ट करता है। बताइए, रचनात्मकता को बढ़ाना है तो आप ये नष्ट कर दोगे तो सब कुछ जो है विघ्न में चला जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है, कल्पना करोगे और अभिव्यक्ति को विकसित करना ही रचनात्मक लेखन है। रचनात्मक लेखन की बात मैं करूं, आप क्या कहोगे? किसी बच्चे को कल जो तुमने दिन गुजारा, हो सकता है कि बहुत ही सामान्य और साधारण है, उसी के बारे में लिख देना। मैंने खाना खाया, पिताजी को चप्पल दी, पिताजी को पानी दिया, स्कूल के लिए भागा, मैं लेट हो रहा था। तो इस तरह की बात को भी लिख देना, ये बहुत बड़ी बात है। अपने बारे में, एक दिन के बारे में लिख देना, डायरी मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी शिक्षण में शिक्षण सामग्री यानी कि TLM की बात हो रही है, क्या कार्य हैं? देखिए TLM यानी कि बच्चों को आप एक टूल की तरह जो है यूज करते हैं इन सारे चीजों को, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, प्रोजेक्टर हो, या फिर ग्लोब हो, या फिर मैप हो, इससे आप बच्चों को सिखाते हो। तो समय व्यर्थ करने वाली बात नहीं है, ये तो आपके काम में आता है। ठीक है, शिक्षक को सुविधा देना, देखिए ये भी गलत है। मैंने आपको क्या कहा? स्कूल बच्चे के लिए बना है, टीचर के लिए नहीं बना है। बच्चे हैं स्कूल में, इसीलिए टीचर स्कूल में है, तो बच्चे को सुविधा दी जाती है, शिक्षक को नहीं। तो ऑप्शन ही आपका कट गया। केवल, देखिए मैंने आपको क्या कहा? केवल वाले शब्द से बचें, 3 ऑप्शन तो मैंने काट दिया। ऑप्शन सी आपका सबसे सही जवाब है, विद्यार्थियों को रुचिकर बनाकर रखना। बच्चा इंटरेस्टिंग वे में रहेगा तभी तो वो एक्टिव लर्निंग कर पाएगा। चलिए 12वें सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भाषा शिक्षण में श्रुतलेख, डिक्टेशन का क्या उद्देश्य है? बच्चे को दंड देना, देखिए एक और नेगेटिव वर्ड है, इसको जो है नोट कर लीजिएगा।
बच्चे को दंड नहीं देना है, किसी भी हाल में बच्चे को नहीं पीटना है। बच्चा नहीं सीख पा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, वो बातचीत कर रहा है, इसका मतलब आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। पहला ऑप्शन कट गया। उच्चारण को कठिन बनाना, देखिए किसी भी चीज को कठिन बनाना और जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना, ये गलत है। केवल रटने की आदत, देखिए दो दो नेगेटिव वर्ड आपको दिखा, ये भी ऑप्शन काट दीजिए। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, श्रवण और लेखन कौशल का विकास करना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है, साहित्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, बात किसकी की जा रही है, साहित्य उद्देश्य की जा रही है। तो चलिए बात क्या करते हैं, साहित्य में क्या होता है कि केवल कविता याद कर लोगे आप क्या, कट गया है ऑप्शन ये। कहानी सुनाना भी नहीं, परीक्षा की तैयारी कराना नहीं। देखिए कहानी सुनाना और इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता था, लेकिन जब यहाँ साहित्य के बारे में बात कर दिया तो आप नॉर्मल जो साधारण बोलचाल की भाषा शुद्ध बोल के भी आप साहित्य नहीं लिख सकते हैं। साहित्य के लिए आपके अंदर रचनात्मकता का विकास बहुत जो है उत्कृष्ट लेवल पे होना चाहिए, बहुत ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। साना साना हाथ जोड़ी को अगर आप पढ़ोगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक में, कमाल की है। नेताजी का चश्मा पढ़िए, है ना, वो पान खाने वाला का एक छोटी सी हरकत को भी जो है नोट किया गया है, उसने पान खाई तौन थिरकाई। आप लोगों को पता होगा, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी लगता है। फिलहाल भाषा में सौंदर्य बोध जो है विकसित करना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, हिंदी भाषा का शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य। मूल्यांकन यानी कि बच्चों को मापने की बात की जा रही है। विद्यार्थियों को डराओगे आप क्या, देखिए कैसे नेगेटिव जो है आप हटा लोगे। शिक्षक की कमी को बताना, ठीक है ये हो सकता है, आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो सकता है कि बच्चे टीचर में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, ये सही माना जा सकता है। अभी इस पे 100% मैं नहीं हूं। विद्यार्थियों की कमजोरी की खोज करना, ठीक है। देखिए बच्चे में कमजोरी नहीं ढूंढते हम लोग, ढूंढते हैं कि क्या हम लोगों ने जो इनपुट दिया है वो गलत है। आप बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हो, गलती आपके मेथड में हो सकता है, स्कूल के करिकुलम में हो सकता है, यानी कि पाठ्यचर्या में हो सकती है, बच्चे में गलती नहीं होती है। तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। सीखने की प्रगति का पता लगाना, चलिए सबसे अच्छा यही पता चला कि बच्चा कितना सीखा और क्या नहीं सीख पाया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे 15वें सवाल की ओर। भाषा शिक्षण में कहानी लेखन किस कौशल से संबंधित है। कहानी लेखन यानी कि आप कहानी लिख रहे हो, आप कथाकार बन गए हो, तो ऐसे में ये देखो ये ऑप्शन देखकर ना मुझे हंसी आती है। LSRW किसकी बात हो रही है, लिखने की बात हो रही है, थोड़े अलग लेवल पे। तो यहाँ पे L फॉर लिसनिंग, ये श्रवण कौशल, पठन कौशल की बात होगी, मौखिक कौशल की बात होगी, लेखन कौशल की ही तो बात होगी ना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सी जो है सही जवाब है, लेखन कौशल इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा अगर आप सिखा रहे हो, बच्चे को रटने सिखाओगे क्या, कट गया ऑप्शन आपका। केवल व्याकरण सिखाओगे क्या, कट गया ऑप्शन। लेखन कला विकसित करना, यह भी ठीक लग रहा है। और भाषा के प्रयोग में दक्ष बनाना, तो देखिए भाषा हम लोग सिखाते हैं तो कम से कम वो भाषा का प्रयोग कर पाए। अब प्रयोग का अलग अलग मीनिंग हो सकता है कि वो लिखने में करे, बोलने में करे, पढ़ने में करे, ये तो अलग बात है। इसी ये ऑलराउंडर है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वो अगर भाषा में दक्ष है ना तो लेखन कला भी विकसित कर लेगा। तो ऑप्शन बी जो है सबसे सुटेबल एग्जाम्पल आंसर इसका है। अगला है, मातृभाषा के शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है। मातृभाषा अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, किस मेथड से पढ़ाओगे, प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाओगे। कठिन भाषा होती है क्या, बिल्कुल नहीं। आप तो यहाँ पर आसानी से सीख पा रहे हो, सिर्फ अपने माँ पिताजी के साथ रह रहे हो। दुनिया की सबसे कठिन से कठिन भाषा, आसान से आसान भाषा बिल्कुल आराम से सुन सकते हो। इसमें त्रुटियां अधिक होती है, बताइए कहाँ की बात हो रही है। इसका सामाजिक महत्व नहीं है, तीनों कट गया आपका। यह भावनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप करोड़ों रुपया कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपकी जो मातृभाषा है ना उस पर आपको गर्व होना चाहिए। आप कोठा बोलो, नागपुरी बोलो, संथाली बोलो, पंचपरगनिया बोलो, हो भाषा बोलो, अपने भाषा पे बिल्कुल जो है आपको जो है गर्व होना चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरी बात है कि किसी भी भाषा को नीचा नहीं दिखाना है। हिंदी आपकी मातृभाषा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरे को नीचा मत दिखाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। व्याकरण शिक्षण आपको करना है, ठीक है जी। व्याकरण शिक्षण की बात हो रही है तो आप बच्चों को ग्रामर सिखा रहे हो, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, जब बच्चा एक्सपीरियंस से सीखेगा, अनुभव करके सीखेगा ना। नियम से सिखाओगे तो बच्चा रटने पे जोर देगा, तो ये कट जाएगा। अपठित पद्धति से तो काम नहीं चलेगा, मौखिक पद्धति से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। बात व्याकरण की है तो क्रियात्मक पद्धति, यानी कि आप क्या करोगे, बच्चे को एक्टिविटी, अनुभव से सिखाओगे।
आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कहानी कहने की पद्धति का क्या उद्देश्य है? किसी भी कहानी की पद्धति का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कहानी कहने में आपको इंटरेस्टिंग लगता है। कोई भी स्टोरी अगर मैं सुनाऊं आपको तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों का मनोरंजन करना नहीं है ये काम, व्याकरण सिखाना भी नहीं है, और केवल लेखन शिक्षण का अभ्यास कराना। देखिए, अभ्यास और केवल दोनों एक ही साथ आया, काटिए इसको। तो ये कट गया, ऑप्शन सी आपका सही होगा, भाषा में रुचि उत्पन्न कराना। 20वां सवाल, हिंदी शिक्षण में शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए कौन सा साधन प्रयुक्त है? फिर से पढ़ देता हूं सवाल। हिंदी शिक्षण में शुद्ध उच्चारण करने के लिए, तो उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए भाषा प्रयोगशाला का उपयोग आप करेंगे। पाठ्य पुस्तक, चित्रकाट, समाचार पत्र से नहीं होगा, भाषा प्रयोगशाला की जरूरत पड़ेगी। 21वां सवाल, हिंदी साहित्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? साहित्य शिक्षण की बात हो रही है, केवल कविता याद करना। ये क्वेश्चन रिपीट है, दोबारा आया है ये सवाल, ठीक है। कई 10 सवाल जो है हूबहू जो है लौट आते हैं। केवल गद्य पाठ याद करना, परीक्षा के लिए तैयार करना, ऑप्शन बी सही होगा। सौंदर्य बोध विकसित करना। आगे बढ़ेंगे, श्रवण कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि उपयोग है? श्रवण, सुनने की बात हो रही है। LSRW में पहला कौशल आप बढ़ा रहे हो। पहला कौशल बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? एक्टिंग करवा सकते हो, ठीक है। श्रुति लेख में तो आप लिखने की बात कर रहे हो। बात विवाद में तो बोलने वाली बात आ रही है, सुनने वाली बात नहीं आ रही है। वाचन में फिर आप बोलने के लिए बोलोगे, तो अभिनय करने से वो सुन सकता है, ये भी सही है। लेकिन देखिए, जब इस तरह के सवाल थोड़े बहुत जो है डिफिकल्टी लेवल का ये सवाल आ रहा है, तो आप इसमें क्या करोगे? श्रवण कौशल की बात हो रही है, सुनने वाली बात जहां पे आएगी ना, तो आप जो है, अब मैं क्या बताऊं, इसमें चारों ऑप्शन में से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। श्रवण कौशल यानी कि सुनने को विकसित करना है, वाचन मतलब बोलने की बात आ गई, वाद विवाद में आप बोलोगे, श्रुति लेख में लिखोगे, अभिनय में भी तो आप बोलोगे ना। हाँ, लेकिन ठीक है, अभिनय में अगर सामने वाला बोल रहा है, डायलॉग डिलीवरी कर रहा है और आप उसको सुन रहे हो, यह भी बहुत बड़ी बात है। ये एक्टिंग का अच्छा इसका स्किल है। चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा तरीका अभिनय ही होगा। 23वां सवाल है, भाषा की इकाई क्या है? भाषा की इकाई आपने बहुत बार सुना होगा, वर्ण है। वर्ण से ही मिलकर तो शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर वाक्य, ठीक है। वाक्य से मिलकर अनुच्छेद बनते हैं। सबसे बड़ा अभी इसमें चारों ऑप्शन में अनुच्छेद होगा और सबसे छोटा वर्ण होगा। आगे बढ़ेंगे, भाषा कौशल में बोलना किस श्रेणी में आता है? बोलना, आउटपुट की बात हो रही है, तो ये क्या है? आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, बोल रहे हो, समझा रहे हो ना, तो उत्पादक कौशल है ये, ग्रहण नहीं है। आप सुनते तो ग्रहण होता। तो ये तो दोनों ऑप्शन कटा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, शिक्षण सामग्री TLM का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि आप कुछ TLM का यूज कर रहे हो, अलग अलग चीजों का यूज कर रहे हो, तो शिक्षक को सुविधा देना। ये भी शायद रिपीट हो गया है। परीक्षा में अंक बढ़ाना, देखिए कैसे कट रहा है ये। समय व्यतीत करना, यह भी ऑप्शन कटेगा। सही ऑप्शन क्या है? शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर बनाना, ताकि बच्चा अच्छे से पढ़े। विचारों के अभिव्यक्ति का मुख्य साधन क्या है? भाषा, मासा यहां पे लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट। विषय, पाठ्यक्रम या फिर पाठ्यचर्या। विचारों के अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर भाषा जो है इसका सही जवाब होगा। भाषा के माध्यम से ही तो आप अभिव्यक्ति को बताओगे, या फिर वो LSRW में से कुछ भी हो सकता है। वो LSRW में कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। 27वां सवाल, भाषा की 3 शक्तियों में कौन एक नहीं है? भाषा की 3 शक्ति पहले है क्या? तो देखिए, भाषा की जो 3 प्रमुख शक्तियां हैं वो है विचार शक्ति, फिर है चिंतन शक्ति और फिर है शब्द शक्ति। विचार, चिंतन और शब्द शक्ति, बुद्धि इसमें नहीं आता है, तो बुद्धि इसका गलत एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए ही आएगा, क्योंकि यहां पे नहीं बोला गया था। 28वां सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की भाषा घोषित किया गया है? ठीक है, संघ की भाषा 343 में जो है इसे किया गया 4-3, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ये राजभाषा घोषित करने की बात कही गई है, राष्ट्रभाषा नहीं। डोंगरी कहाँ की भाषा है? डोंगरी जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है, ठीक है। शायद डोंगरी ही वो तीज तीज दार लेके आ गया, कोई गाना है ना, बहुत ही वो पॉपुलर हुआ था, शायद वो डोंगरी भाषा की ही गाना है, या फिर पहाड़ी लैंग्वेज है वो, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत का वर्गीकृत भाषा क्या है? संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है या फिर उर्दू है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्गीकृत भाषा का क्या मतलब है? संविधान में भाषाओं को 2 स्तर पर बांटा गया, एक तो राजभाषा यानी कि ऑफिशियल, और फिर है क्लासिकल। तो देखिएगा, ये जो क्लासिकल है उसी को हम लोग वर्गीकृत कह रहे हैं। वर्गीकृत में देखिए कौन कौन आएगा, एग्जाम में के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें जो है आपका कौन कौन आएगा, ये जो संस्कृत है ये आएगा सबसे पहले, ठीक है, संस्कृत आएगा, तमिल आएगा, तेलुगु आएगा, तमिल और तेलुगु आएगा इसमें, ठीक है, तेलुगु।
तो ये 3 भाषाएं हैं जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। फिर से सुन लीजिएगा, शास्त्रीय भाषा या फिर वर्गीकृत भाषा। तो भारत की वर्गीकृत भाषा क्या है? संस्कृत है। ये सब नहीं है, ये सब तो राजभाषा में हिंदी आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? उर्दू जो अंग्रेजी जो है ऑफिशियल बहुत सारे कोर्ट वगैरह में जो है इसका काम होता है। तो ये था आपका हिंदी का पेपर। वीडियो यहाँ तक देखिए और मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको अच्छा लगा हो, कुछ मदद मिली हो एग्जाम के लिए, तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो में एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसको हाइप करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग पहुँच सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। कोई भी खबर आती है आपके टीचिंग से रिलेटेड, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, धन्यवाद आपको देता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।